दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है, जिनका नाम विवेक है, जो कि एक कार ड्राइवर है। तो चलिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, विवेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर और खौफ का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल, ये बात आज से लगभग 3.5 साल पहले की है। उस वक्त मैं जयपुर में रहकर अपनी कार चलाया करता था। एक दिन मेरे बड़े भाई का फोन आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी भाभी की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें आज ही अपनी कार लेकर घर आना होगा। उन्होंने समझाया कि गांव से अचानक अस्पताल जाना पड़ सकता है और अगर अपनी गाड़ी पास में होगी तो बहुत सुविधा हो जाएगी। जब मैंने ये सुना तो मैं भी काफी ज्यादा खुश हो जाता हूं। कितने समय के बाद घर में छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, क्योंकि अब मैं चाचा बनने वाला था, तो मैं बहुत खुश था। इसी वजह से उस दिन मैं अपनी राइड खत्म करके तुरंत ही जयपुर से सहारनपुर की तरफ अपने गांव के लिए निकल जाता हूं। लेकिन उस वक्त तो जरा मुझे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस खुशी के साथ मैं आज अपने घर लौट रहा हूं, शायद उसी खुशी के बाद मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हादसा होने वाला है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो सफर मैं मुस्कुराते हुए तय कर रहा हूं, वो मुझे एक ऐसी दहशत की ओर ले जा रहा है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। जब मैं उस दिन घर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। लंबे सफर और लगातार गाड़ी चलाने की वजह से मैं बेहद थक चुका था। लेकिन तभी अचानक भाभी को तेज पेट दर्द होने लगता है। उनकी तकलीफ देखकर घर वालों को तुरंत समझ आ जाता है कि अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का वक्त आ चुका है। उसी पल मैं मन ही मन सोचता हूं, अच्छा हुआ जो मैं आज ही घर आ गया। जबकि आने से पहले तो मैं यही सोच रहा था कि सुबह निकलूंगा। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया था कि क्या पता आज ही कुछ जरूरत पड़ जाए, इसलिए आज ही निकलना ठीक रहेगा। और अब जो हो रहा था वो ठीक वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। चूंकि स्थिति थोड़ी गंभीर हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर हमें तुरंत दिल्ली रेफर कर देते हैं। हम सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे और भैया की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जैसे ही रेफर किया जाता है, वह बिना देर किए अपनी भाभी को लेकर सीधे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल पहुंच जाता हूं। वहां पहुंचने के बाद डिलीवरी आसानी से हो जाती है और उसी दिन मेरे घर एक प्यारी सी भतीजी जन्म लेती है। जब यह खुशखबरी घर पहुंचती है तो सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। पूरे घर में उत्सव का माहौल बन जाता है। लेकिन उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जो अब होने वाला था उसके बारे में अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। करीब 4 से 5 दिन बाद हमें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर मैं अपनी कार से भाभी और बच्ची को लेकर घर की ओर रवाना हो जाता हूं। इस दौरान जब तक भाभी अस्पताल में भर्ती रहीं, मैं भी दिल्ली में अपनी राइड्स पूरी कर लेता था। इससे मेरा काम भी प्रभावित नहीं हुआ और जरूरत पड़ने पर मैं अस्पताल जाकर परिवार को संभाल भी लेता था। लेकिन जिस दिन हॉस्पिटल वालों ने हम लोगों को घर जाने के लिए कहा था, उस वक्त तक लगभग शाम के 5 बज गए थे
और अस्पताल से निकलते निकलते हम लोगों को 1 घंटा और लग गया था, क्योंकि हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी करना बाकी था। ऐसे में हम लोग शाम के लगभग 6 बजे के आसपास में अस्पताल से निकले पाए थे। लेकिन फिर दिल्ली के खराब ट्रैफिक को पार करके निकलते निकलते हम लोगों को रात के 8 तो दिल्ली में ही बज गए थे। अब लेट तो काफी हो चुके थे, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि इसे कोई और ही हैंडल कर रहा हो। अब मैं उसी रास्ते से अपने घर वालों को लेकर लौट रहा था जिससे मैं अक्सर घर जाया करता हूं। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम एक हाईवे पर पहुंचे, अचानक मेरी कार के पीछे से तेज आवाज आती है और मेरी गाड़ी के बैलेंस बिगड़ने लगता है। गाड़ी इधर उधर लहराने लगती है और मेरे पूरा जोर लगाकर कार के ब्रेक मारता हूं। एक झटके से हमारी कार रुक जाती है। मैं और भैया दोनों कार से उतरते हैं और देखते हैं कि कार का पिछला टायर पंचर हो गया। हाईवे पर हम लोग फंस चुके थे। मैंने सोचा कि थोड़ा आगे जाकर देखता हूं, क्या पता कोई पंचर वाला मिल जाए। तो मैं थोड़ा आगे जाकर देखने लगा कि कहीं कोई पंचर वाला मिल जाए, लेकिन आसपास कहीं भी मदद का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। फिर मैं और मेरे भाई मिलकर कार की डिग्गी से दूसरा टायर निकालते हैं और पंचर टायर को बदलने लगते हैं। इन सब में काफी समय बर्बाद हो गया। जब टायर बदलकर हम दोबारा सफर पर निकले और हाईवे से हमारे शहर की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़े, तब तक रात का सन्नाटा उस रास्ते पर पूरी तरह से फैल चुका था। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था कि बस कभी कभार कोई गाड़ी ही आती जाती दिख रही थी। लेकिन कुछ दूरी तक आगे बढ़ने के बाद एक सुनसान जगह पर मेरी नजर अचानक सड़क के बीचों बीच खड़े एक ट्रक पर पड़ती है। ट्रक के पास ही सड़क के किनारे का एक पेड़ पूरी तरह से टूटकर गिरा हुआ था, जो आधी सड़क को जाम कर रहा था। यह नजारा देखकर मुझे तुरंत एहसास हो गया कि यहां हाल ही में कोई गंभीर हादसा हुआ है। मैंने कार वहीं रोक दी। मेरा बड़ा भाई, जो मेरी बगल में बैठा था, तुरंत कार से नीचे उतरकर आगे की तरफ देखने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा और बोला, आगे जाना नामुमकिन है। सड़क पर हर तरफ किसी गाड़ी के टूटे हुए हिस्से बिखरे पड़े हैं। एक तरफ ट्रक अटका हुआ है और दूसरी तरफ वो बड़ा पेड़ रास्ता रोक रहा है। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। वहां पर उस समय कोई नहीं था, ना ट्रक का ड्राइवर, ना एक्सीडेंट वाली दूसरी गाड़ी थी। लेकिन सड़क पर गाड़ी के टूटे हुए कुछ पार्ट्स जरूर बिखरे हुए थे, जो ये साफ इशारा कर रहे थे कि यहां कुछ भयानक हुआ है। हमें यही लगा कि शायद जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी, उसमें बैठे लोगों को गहरी चोट आई होगी और ट्रक ड्राइवर उन्हें लेकर जल्दी में अस्पताल चला गया होगा। लेकिन तभी अचानक मुझे याद आता है कि कुछ दूरी पर इसी सड़क से एक दूसरा रास्ता भी कटता है। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि वो रास्ता आगे जाकर कहां निकलता है। जब मैंने इस बारे में अपने भाई को बताया, तो उसने कहा, चलो उसी रास्ते से चलते हैं, आगे किसी से पूछ लेंगे। अब गाड़ी में हम दोनों भाई, हमारी भाभी, उनकी 4-5 दिन की नवजात बेटी और मां, कुल 5 लोग थे। इनमें से एक वो मासूम नन्ही सी जान भी थी, जिसे हम किसी भी खतरे से बचाकर रखना चाहते थे। हमने फैसला किया और गाड़ी मोड़कर वापस उस दूसरे रास्ते की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही मैं यू टर्न लेकर पीछे की तरफ बढ़ा, मेरी नजर कार के साइड मिरर पर पड़ी और उस पल मेरी रूह कांप उठी। मैंने देखा कि ट्रक के पास से एक काले रंग का अजीब सा साया चुपचाप निकलकर सड़क के किनारे जंगल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही मैं ये चीज देखता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद वो कोई इंसान होगा जो उस वक्त भैया को दिखाई ना दिया होगा। लेकिन तभी अचानक से ही पता नहीं वो अंधेरे में कहां गायब हो जाता है। जब लगातार मैं साइड वाले मिरर पर देख रहा था, तो मेरे भैया मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहां है? थोड़ा सड़क पर ध्यान दो तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मैं उनसे कहता हूं कि अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे
उस ट्रक के पास कोई मौजूद है। तो मेरा भाई मुझसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आगे की तरफ जाकर ठीक से देख कर आया था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब ऐसे बातें करते करते ही थोड़ी ही देर में उस सड़क के बगल से निकलने वाला वो रास्ता भी आ जाता है, जिसके बारे में सोचकर हम लोग वापस आए थे। जैसे ही वो रास्ता आता है, तो हम लोग अपनी कार को उसी रास्ते पर ले लेते हैं। लेकिन उस रास्ते पर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ही हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि हम किसी बहुत ही गलत रास्ते पर आ गए हैं। क्योंकि शुरू में तो वो रास्ता काफी ज्यादा ठीक था, लेकिन आगे जाकर इतना ज्यादा गड्ढों से भरा हुआ और ऊबड़-खाबड़ था कि उस वक्त मुझे मजबूरी में मेरी गाड़ी को बिल्कुल धीरे-धीरे उस रास्ते पर चलाना पड़ रहा था। क्योंकि गाड़ी में पीछे की तरफ मेरी भाभी बैठी थी, जिसकी अभी-अभी ही डिलीवरी हुई थी, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से भाभी या छोटी बच्ची को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो। अब जैसे ही मैं जरा सी कार की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करता, भाभी को हर छोटे से झटके में तेज दर्द होने लगता। ऐसे में मैं चाहकर भी गाड़ी तेज नहीं चला पा रहा था, और जिस हालत में वो टूटी-फूटी सड़क थी, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे हम इस रास्ते से सुबह तक भी नहीं निकल पाएंगे। जैसे-जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे-वैसे माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। रास्ते के दोनों ओर बेहद ऊंचे-ऊंचे और घने पेड़ खड़े थे, जो इस तरह झुके हुए लग रहे थे मानो हमें निगाहें गड़ाकर देख रहे हों। वो पेड़ देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें किसी ने जानबूझकर इस सड़क के दोनों तरफ डर फैलाने के लिए लगाया हो। जैसे ये सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि किसी डरावने रहस्य की सुरंग हो। उस रास्ते से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे आसमान नाम की कोई चीज वहां थी ही नहीं। ऊपर पेड़ों की टहनियां इस तरह एक दूसरे में उलझी हुई थीं कि उन्होंने पूरे रास्ते को घने जाल की तरह ढक रखा था। ऊपर से वो रास्ता इतना घना और बंद था कि रात के अंधेरे में तारे भी मुश्किल से ही कहीं-कहीं झलकते थे। बस कुछ जगहों से ही टहनियों के बीच से आसमान की हल्की सी झलक मिलती थी। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे, और थोड़ी दूरी तय करने के बाद हमें दूर से एक गांव नजर आने लगा। सड़क के किनारे कई घर दिखाई दे रहे थे, और उन घरों में से कुछ में रोशनी जल रही थी। अंधेरे और सन्नाटे के बीच वो जलती हुई लाइटें दूर से किसी उम्मीद की तरह चमक रही थीं, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। लेकिन उस चमक के पीछे भी एक अजीब सा सन्नाटा छिपा हुआ था। धीरे-धीरे वो सुनसान रास्ता अब एक गांव के अंदर दाखिल होने लगा। लेकिन जैसे ही पीछे बैठी मां को एहसास हुआ कि हम किसी गांव की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, इस गांव में कहीं गाड़ी रोककर पीने का पानी ले आना। गाड़ी में रखी सारी पानी की बोतलें खत्म हो चुकी हैं, और तुम्हारी भाभी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। मां की बात सुनकर मैंने तुरंत जवाब दिया, वहां ऐसे अनजान और सुनसान इलाके में कहीं भी रुकना ठीक नहीं है। पता नहीं किस जगह कौन मिल जाए। इस पर मां ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मैं तुम्हें इस सुनसान रास्ते पर रुकने को नहीं कह रही। जब गांव के अंदर पहुंचो, तब किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोक लेना। बस थोड़ा सा पानी ले आना। बच्ची और उसकी मां दोनों परेशान हैं। उनके कहने का लहजा इतना सीधा और चिंता भरा था कि मैं मना नहीं कर सका। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी अब भी बनी हुई थी। कुछ ही देर में हम लोग उस गांव के अंदर पैंटर कर चुके थे। गांव के भीतर की सड़कें समतल और ठीक ठाक थीं, इसलिए गाड़ी अब तेज रफ्तार में चल रही थी। लेकिन जैसे ही हम गांव के एक तीखे मोड़ से गुजरे ही थे कि अचानक मुझे गाड़ी के ठीक सामने कुछ आता हुआ दिखाई दिया। वो चीज इतनी अप्रत्याशित थी कि मैंने झटके से ब्रेक लगा दिए। ब्रेक इतने जोरदार थे कि गाड़ी के टायर जमीन पर फिसलते हुए एक भयंकर चीख के साथ रुके, और गाड़ी में बैठे सभी लोग झटका खाकर आगे की ओर झुक गए। उस झटके से भाभी की गोद में सो रही हमारी नन्ही भतीजी भी जाग गई और तुरंत ही तेज तेज रोने लगी। हालांकि बच्चों का यूं रोना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार माहौल में
एक अजीब सी बेचैनी थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिस चीज की वजह से मैंने इतनी तेजी से ब्रेक मारे थे, वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज अचानक ही अंधेरे में समा गई हो, बिना किसी निशान के। अब मैं ड्राइविंग सीट पर ही बैठा हुआ था, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ही जम गए और मेरा दिल 100 की स्पीड से धक धक कर रहा था। मैं पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था। वे कुछ समझ पता इससे पहले ही मेरी माँ मुझसे कहती है, क्या कर रहा है तू? जरा ध्यान से चला, पीछे तेरी भाभी और छोटी बच्ची है, जरा उनका तो ख्याल कर। मैं कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कोई इंसान गाड़ी के सामने अचानक से ही आ गया है। उस वक्त मुझे दिखाई दिया था कि उसने बिल्कुल सिर से पैरों तक काले कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन फिर मेरी माँ से काफी डांट सुनने के बाद मैं फिर से अपनी गाड़ी को वहां से स्टार्ट करता हूं और अब काफी धीरे धीरे उस गांव से मेरी गाड़ी को निकालने लगता हूं। लेकिन तभी मुझे उस गांव के चौक में ही एक पानी की टंकी बनी हुई दिखाई देती है और उस पानी की टंकी से गांव में चारों तरफ अलग अलग रास्ते जा रहे थे। जैसे ही मैं वो पानी की टंकी देखता हूं, तो मैं मेरे भाई को कहता हूं कि आप जाकर उस टंकी पर से इन बोतलों में पानी भरकर ले आओ। तब तक हम लोग यहां पर गाड़ी में आपका इंतजार करते हैं। तभी मेरे भाई मुझसे कहते हैं, उस टंकी के पास तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं उनसे कहता हूं, ठीक है, मैं गाड़ी घुमा देता हूं और उसकी हेडलाइट टंकी की तरफ कर देता हूं। आप तब तक जाकर पानी भर लो। अब जैसे ही भैया गाड़ी से नीचे उतरते हैं, मैं गाड़ी को थोड़ा मोड़कर उसका मुंह टंकी की तरफ कर देता हूं और हेडलाइट चालू कर देता हूं। रोशनी में अब वो पानी की टंकी पूरी तरह साफ दिखाई दे रही थी। भैया धीरे धीरे टंकी की ओर बढ़ते हैं और पानी भरना शुरू ही किया था कि अचानक न जाने क्या होता है कि मेरी गाड़ी झटके से बंद हो जाती है। गाड़ी के बंद होते ही हेडलाइट की रोशनी भी एकदम बुझ जाती है और चारों ओर एक गहरा अंधेरा छा जाता है। मैं घबराकर बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता हूं, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। पीछे की सीट पर बैठी छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और मां घबराई हुई मुझसे बार बार पूछने लगती है, गाड़ी क्यों बंद कर दी? स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा? मैं भी उस पल बुरी तरह उलझ चुका था, इसलिए झल्लाकर मां पर चिल्ला देता हूं, मां बस चुप रहो, मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी हमारे बीच ये बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक टंकी की दिशा से मेरे भैया तेजी से भागते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे गाड़ी के पास पहुंचते ही दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चारों दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। भैया बाहर से गाड़ी की खिड़की पर लगातार दस्तक दे रहे थे, घबराहट में मुझे इशारे कर रहे थे, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी। उस वक्त मेरी कार में ऐसा सिस्टम लगा हुआ था कि जब तक कार स्टार्ट ना हो, तब तक न तो शीशे नीचे हो सकते थे और न ही कार का कोई भी गेट खुल सकता था। अब वो 5 से 10 सेकंड का समय उस वक्त मेरे लिए इतना ज्यादा तनाव वाला था कि बाहर की तरफ से भैया काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। दरवाजे पर लगातार कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी माँ और भाभी रोने वाली सिचुएशन में आ गए थे। ऊपर से पीछे सीट पर बैठी बच्ची डर के मारे जोर जोर से रो रही थी। मेरी माँ घबराई हुई आवाज में मुझसे बार बार पूछ रही थी, तूने इतनी सुनसान जगह पर गाड़ी क्यों रोक दी? उस पल मेरे दिमाग में जैसे सैकड़ों बातें एक साथ घूम रही थीं। लेकिन तभी अचानक, बिना किसी चेतावनी के, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मैं झट से आगे झुकता हूं और फौरन दरवाजा खोलता हूं। दरवाजा खुलते ही भैया हांफते हुए गाड़ी में घुस आते हैं। वो अंदर आते ही मुझ पर गुस्से से बरस पड़ते हैं। तेरा दिमाग ठीक है क्या? ऐसी जगह गाड़ी क्यों बंद की? मैं चौंकते हुए कहता हूं, मैंने बंद नहीं की थी, गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई थी। मैंने गौर किया
कि भैया पसीने में पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे बहुत डर गए हों। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और उनके हाथ में एक भी पानी की बोतल नहीं थी। मैं उनसे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी अचानक मेरी नजर सामने की तरफ जाती है और जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द कर दी। वही अजीब, काला और धुंधला साया जो पहले भी दिखा था, अब पानी की टंकी के पीछे सरकता हुआ बस 1 या 2 सेकंड के लिए नजर आता है और फिर गायब हो जाता है। जैसे ही मैंने उस अजीब से काले साए को पानी की टंकी के पीछे जाते हुए देखा, तो मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट सी उठने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बार बार यही महसूस हो रहा था कि आज कुछ अनहोनी जरूर होने वाली है। वो काला साया अब तक मुझे 3 बार दिख चुका था। पहली बार तब जब उस सुनसान सड़क पर वो टूटा हुआ पेड़ और ट्रक दिखा था। उसी वक्त जब हम गाड़ी को मोड़कर वापस आ रहे थे, तो वही साया मुझे पीछे की ओर कार के साइड मिरर में नजर आया था। दूसरी बार जब गांव के अंदर एक मोड़ पर मैंने गाड़ी घुमाई, तो अचानक से वो इंसानी आकृति जैसा साया मेरी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ, जिससे घबराकर मैंने झटके से ब्रेक मार दिए थे। और अब तीसरी बार वही डरावना साया इस सुनसान टंकी के पास दिख रहा था, जैसे ये साया हमारा पीछा कर रहा हो, लगातार, बिना रुके। तभी मैं तुरंत ही गाड़ी को रिवर्स गियर में डालता हूं और वहां से निकलने की कोशिश करता हूं। थोड़ी ही देर में गाड़ी को पीछे करके मैं उसे फिर से तेज रफ्तार में आगे की ओर दौड़ाने लगता हूं। लेकिन अचानक ही रास्ता फिर से बेहद उबड़-खाबड़ हो जाता है, जिस कारण मुझे मजबूरी में गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ती है। इन सब के बीच मैं थोड़ा उलझन में पड़ जाता हूं और अपने भाई से पूछता हूं, भैया, वहां ऐसा क्या देखा आपने कि इतने घबरा गए? यहां तक कि पानी की बोतलें भी वहीं छोड़ आए? मेरी बात सुनते ही मेरे भाई का चेहरा और ज्यादा सख्त हो जाता है। वो मेरी ओर देखे बिना बस इतना ही कहते हैं, तू उस चीज के बारे में जिक्र मत कर। जितना कम बात करेंगे उतना ही ठीक रहेगा। पहले किसी भी तरह इस गांव से निकल चल। मुझे लग रहा है अगर हम यहां ज्यादा देर रुके तो आज कुछ बहुत बुरा हो सकता है हमारे साथ। लेकिन जब मैंने दोबारा अपने भाई से उस चीज के बारे में जानने की कोशिश की, तो वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, जब मैं उस टंकी के पास पानी भरने गया, तब शुरू में सब कुछ ठीक था। पहली बोतल भरते समय तो मुझे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही तेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई और हेडलाइट की रोशनी गायब हुई, वहां पर गहरा अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में मेरी आंखों के ठीक सामने अचानक एक औरत खड़ी थी, सिर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटी हुई। ना उसने साड़ी पहनी थी, ना ही कोई आम कपड़ा। कुछ ऐसा था जैसे किसी ने उसे काले बुर्के जैसी चीज में लपेट रखा हो। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी, वो था उसका चेहरा, इतना सफेद, इतना भयानक कि अंधेरे में भी वो चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो कोई मुर्दा सफेदी लिए खड़ा हो। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि मैं पानी की बोतल लेकर वापस आऊं या बस जान बचाकर भाग जाऊं। उसे देखकर मैं एक पल के लिए जैसे वहीं जम गया था। सांसें रुक सी गई थीं, लेकिन तभी वो मेरी तरफ देखती है और अजीब सी बेहद ठंडी और डरावनी मुस्कान देती है। उसकी वो मुस्कान इतनी असामान्य थी कि रूह कांप जाए, और जैसे ही उसने मुस्कुराया, उसके होठों से एक गाढ़ा सा तरल, जैसे कोई लार या कुछ और, नीचे टपकता है। उस पल तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो क्या था, खून था या कुछ और। वहां इतना घना अंधेरा था कि साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जितना कुछ मैंने देखा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से दौड़ पड़ा, सीधे गाड़ी की तरफ। और जब मैं दरवाजा खटखटा रहा था, उस वक्त तुम दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे। मैं घबराकर बार बार पीछे पलटकर उस पानी की टंकी की तरफ देख रहा था, और जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे वो अजीब सा काला साया उस वक्त वहीं उसी टंकी के पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और वो अपने एक हाथ को मेरी तरफ करके अपनी हाथ की उंगलियों को अजीब तरीके से घुमा रहा था। उस पल उसका चेहरा और उसकी आंखें इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थीं कि मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ कि अगर तुमने गाड़ी का दरवाजा कुछ और देर तक नहीं खोला होता, तो शायद वो मुझे वहीं पर खत्म कर देती। मेरे भाई के मुंह से ये सब सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए।
गाड़ी के अंदर भी एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल बन गया था। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन मन ही मन लगातार यही सोच रहा था कि जब हमने इस गांव को दूर से देखा था, तब तो ये छोटा सा शांत सा गांव लग रहा था। मगर अब जैसे जैसे हम इस गांव के अंदर गाड़ी चलाते जा रहे थे, वक्त बीतता जा रहा था, पर गांव की गलियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। हर कुछ दूरी पर एक नया मोड़, एक नया चौराहा, और हर बार वही उलझन, अब किस ओर जाएं। हम बार बार अपने अनुमान से रास्ता चुन रहे थे। जिस दिशा में हमें उम्मीद लगती, हम गाड़ी उसी ओर मोड़ देते। लेकिन वो गांव जैसे हमें बाहर ही नहीं निकलने देना चाहता था। करीब 15 से 20 मिनट तक हम लोग गांव की गलियों में इधर उधर घूमते रहे, मगर न तो हम उस रास्ते पर लौट पा रहे थे जहां से आए थे, और न ही हमें कोई ऐसा रास्ता मिल रहा था जो हमें इस रहस्यमयी गांव से बाहर निकाल सके। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भंवर में फंस गए हों, एक ऐसा भंवर जो हमें धीरे धीरे निगलने को तैयार बैठा हो। तभी हमें अचानक से ही एक गली से गुजरते हुए एक बूढ़ा सा आदमी हमारी कार के आगे आगे जाता हुआ दिखाई देता है। उस समय वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़े हुए था। जब हम लोग ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं, तो हमें दिखता है कि उसने धोती और कुर्ता पहन रखा है और सिर पर एक राजस्थानी पगड़ी बांधी हुई है। उसकी पगड़ी देखकर हमारे मन में यही सवाल उठता है कि इतने सुनसान इलाके में कोई राजस्थानी बूढ़ा आदमी आखिर क्या कर रहा है। लेकिन इसी सोच के बीच मैं अचानक अपनी कार उस बूढ़े आदमी के पास ही रोक देता हूं। मेरे मन में थोड़ी हड़बड़ाई हुई और मैंने डरते हुए कार का शीशा हल्का सा नीचे करता हूं और उस बूढ़े आदमी से पूछता हूं, बाबा, ये रास्ता आगे कहां जाता है? मेरी बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पलटकर मेरी तरफ देखने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, हम सब सिहर उठते हैं। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जैसे वक्त ने हर एक साल को उस पर उकेर दिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखें, जो बिल्कुल साफ, बड़ी बड़ी और पूरी तरह से सफेद थीं, ऐसी लग रही थीं जैसे किसी जवान इंसान की हों, ना कि इतने बूढ़े आदमी की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हमें भीतर तक डरा देती है। मैं कुछ और कहने ही वाला होता हूं कि वो अचानक झुककर मेरी तरफ देखकर धीमे स्वर में पूछता है, कहां से आ रहे हो बेटा? मैं थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब देता हूं, हम लोग पीछे वाली तरफ से आ रहे हैं बाबा, लेकिन जो गांव के बगल से सड़क जाती है, उस पर एक पेड़ गिरा पड़ा है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन यह रास्ता लेना पड़ा। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि हम इस गांव से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। गांव के अंदर जहां भी जाते हैं, हर तरफ कोई न कोई चौराहा मिल जाता है और हम बार बार घूमकर उसी जगह वापस आ जाते हैं जहां से चले थे। मैं जैसे ही ये बात उस बूढ़े आदमी से कहता हूं, तो वो थोड़ा चौंकते हुए मेरी तरफ देखकर कहता है, गांव में तो कोई चौराहा है ही नहीं बेटा। पीछे की तरफ एक पानी की टंकी दिखी होगी तुम्हें, बस उसी जगह एक चौराहा है। उसके अलावा इस पूरे गांव में और कहीं भी कोई चौराहा नहीं है, और ये गांव भी बहुत छोटा है। वो आगे कहता है, उस चौराहे से तुम किसी भी रास्ते पर चले जाओ, वो आगे चलकर उसी मुख्य सड़क पर निकल जाता है। अब जैसे ही हम लोग उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगा मानो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। हम लोग उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हमें उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। हमारे शक की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम पिछले 15 से 20 मिनट से लगातार इसी गांव में अपनी कार लेकर घूम रहे थे, और बार बार वही रास्ते, वही मोड़ और वही जगह हमारे सामने आ रही थी। मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूं, बाबा, हम लोग पिछले 15-20 मिनट से इस गांव के अंदर ही भटक रहे हैं, लेकिन अब तक हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है बेटा, ये गांव बहुत छोटा है। यहाँ मुश्किल से 100 से 150 घर होंगे। इतना बड़ा नहीं है ये गांव कि तुम लोग इसमें खो जाओ।
उसकी ये बातें हमारे तर्क और अनुभव से बिल्कुल उलट थीं। हर शब्द जैसे हमारे डर को और बढ़ा रहा था और अब सब कुछ हमें और भी ज्यादा रहस्यमय लगने लगा था। लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को समझा बुझाकर हम उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और उससे धीरे से कहते हैं, बाबा प्लीज हमें इस गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता बता दीजिए। लेकिन हमारे सवाल का जवाब देने के बजाय वो बूढ़ा आदमी अचानक हमसे ही पूछ बैठता है, तुम लोग आखिर आ कहां से रहे हो? अभी उसने ये सवाल पूरा किया भी नहीं था कि तभी अचानक पीछे की सीट पर भाभी की गोद में बैठी मेरी छोटी भतीजी जोर जोर से रोने लगती है। कार के अंदर अचानक गूंजती उस मासूम बच्चे की रोने की आवाज सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखें अजीब तरीके से फैल जाती हैं, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो घबराया हुआ हमारी तरफ झुककर जल्दी से पूछता है, क्या क्या तुम्हारी गाड़ी में कोई छोटा बच्चा है? मैं और मेरा भाई एक साथ जवाब देते हैं, हाँ बाबा, गाड़ी में बच्ची है। हमारी बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी अचानक से गंभीर हो जाता है और धीरे धीरे अपनी गर्दन नाम में हिलाने लगता है। फिर वो भारी आवाज में कहता है, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा। इस गांव की तरफ आकर तुमने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब शायद वो कभी तुम्हारा पीछा ना छोड़े। हम दोनों उसकी बातें सुनकर सन्न रह जाते हैं। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहा है। हमारे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो बूढ़ा बिना रुके आगे कहता है, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो इस बुढ़ापे में मेरी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसकी बातें जैसे जैसे आगे बढ़ रही थीं, हमारे भीतर बेचैनी और डर भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। तभी वो अचानक हमसे पूछता है, तुम्हारी गाड़ी में जो बच्ची है वो कितने दिन की है? हम थोड़ा झिझकते हुए जवाब देते हैं, वो तो बस 4-5 दिन की ही है। हमारी बात सुनते ही उसका चेहरा और भी ज्यादा सख्त हो जाता है और वो गहरी निगाहों से हमें घूरते हुए अगला सवाल करता है। हमारी बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी हैरान होकर फिर पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हारी गाड़ी में कोई छोटी लड़की है? एक बार फिर मैं और मेरा भाई एक साथ जवाब देते हैं, हाँ बाबा, हमारी गाड़ी में एक 4-5 दिन की बच्ची है। हमारी बात सुनते ही उस बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो कुछ पल हमें बिना कुछ कहे देखता रहता है, फिर अचानक चुपचाप हमारी गाड़ी के आगे की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते वो अपना एक हाथ हवा में उठाकर हमें इशारा करता है और कहता है, लौट जाओ। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते वापस चले जाओ। अब वो तुम्हें किसी भी हालत में इस गांव से बाहर नहीं जाने देगी। हम दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी एक खंडी सांस भरकर धीमे स्वर में कहता है, शायद तुमने गांव में दाखिल होने से पहले उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा था उसे पढ़ा नहीं। अगर तुमने उसे पढ़ लिया होता तो शायद तुम लोग इस गांव में कदम ही नहीं रखते। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी बिना हमारी तरफ देखे, बिना कुछ और बोले, हमारी पीठ पीछे अंधेरे में कहीं जाने लगता है। वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे हमारी कार के आगे आगे चलने लगता है, लेकिन मैं तुरंत ही कार को आगे बढ़ाकर उसके सामने लाकर रोक देता हूं। जैसे ही मैं ऐसा करता हूं, वो बूढ़ा आदमी रुककर गुस्से में कहता है, इस तरह मेरे आगे कार लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर मैं हाथ जोड़कर उससे विनती करता हूं, बाबा, बस आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इतनी घनी रात में इस गांव में हमें कोई और इंसान नजर नहीं आ रहा जिससे हम मदद मांग सकें। मेरी बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी गंभीर लहजे में कहता है, इस समय इस गांव में तुम्हें कोई आदमी दिखेगा भी नहीं, और अगर गलती से दिख भी गया तो वो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, और ना ही इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। तुम जिस रास्ते से आए हो बेहतर होगा उसी रास्ते लौट जाओ।
तो उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि हम जिधर से आए हैं, मैं उससे कहता हूं, ठीक है बाबा, हम उसी रास्ते वापस लौट जाते हैं, लेकिन कम से कम हमें लौटने का रास्ता तो बता दीजिए। इस पर बूढ़ा आदमी गंभीर स्वर में कहता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हें रास्ता बता भी दिया तो तुम दोबारा उसी के जाल में फंस जाओगे और फिर रास्ता भटक जाओगे। यह सुनकर मैं और मेरा भाई हैरान होकर एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। फिर हम उससे पूछते हैं, आप किसके जाल की बात कर रहे हैं? आप किसके बारे में कह रहे हैं? तभी पीछे सीट पर बैठी मेरी मां धीरे से कहती है, कहीं यह बूढ़ा आदमी उसी काले साये की बात तो नहीं कर रहा जो तुम दोनों को थोड़ी देर पहले दिखाई दिया था? जैसे ही मेरी मां यह बात कहती है तो वही बात हमारे दिमाग में भी घूमने लगती है। हम तुरंत उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, बाबा, इस गांव में आने से पहले उस सुनसान सड़क पर और फिर गांव में दाखिल होने के बाद हमें एक काली परछाई दिखी थी। वो परछाई किसी औरत जैसी थी, लंबा कद, बिखरे बाल, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था और वो हमारी तरफ हाथ की उंगलियों से कुछ अजीब डरावना इशारा कर रही थी। हमारी बात सुनकर बूढ़ा आदमी गहराई से सांस लेता है और धीमे स्वर में कहता है, हाँ, वो वही थी और अब वो लगातार तुम्हारा पीछा कर रही है। शायद इस वक्त भी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं वो मुझे देख रही हो। अगर मैंने तुम्हारी कोई मदद करने की कोशिश की तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर रुककर वो आगे कहता है, मेरी जिंदगी अब बस कुछ ही दिनों की बची है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा अंत उसके हाथों हो। इसलिए तुम लोग मेरी तरफ से कुछ मत पूछो और अपनी मुसीबत को लेकर यहां से चले जाओ। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी अचानक ही मुड़ता है और सामने वाली एक गली में किसी घर के अंदर गायब हो जाता है। हम हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके बाद हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो दोबारा हमें कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम लोग उस गली में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक दो बार मेरी भाभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे गाड़ी के ठीक पीछे कोई बड़ा सा काला साया चल रहा हो। उन्हें गाड़ी के अंदर से पीछे की तरफ उसकी परछाई साफ दिखाई दी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर रियर व्यू मिरर से उसे देखने की कोशिश की, वो साया अचानक से ही गायब हो गया। उस समय हम सब बहुत घबरा चुके थे। न केवल हम रास्ता भूल चुके थे, बल्कि लगातार अजीब और डरावनी घटनाएं हमारे साथ घट रही थीं। हर बार कुछ ऐसा होता था जो हमें डरा तो देता, लेकिन वो चीज कभी हमारे सामने खुलकर नहीं आती थी। सब कुछ किसी अदृश्य डर की तरह हमारे चारों ओर मंडरा रहा था। तभी मेरा भाई मुझसे कहता है, तुम अब बिना रुके इसी रास्ते पर सीधे चलते रहो, चाहे कोई मोड़ हो या चौराहा। अब गाड़ी को किसी और दिशा में मत मोड़ना। हमने वैसा ही किया। बिना किसी बदलाव के हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते गए और फिर कुछ देर बाद हम लोग उस डरावने गांव की सीमा को पार करके थोड़ा बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब हम एक बेहद सुनसान और वीरान इलाके की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता धीरे धीरे और भी ज्यादा कच्चा और उबड़ खाबड़ होता जा रहा था। गांव की पक्की सड़क तो कब की पीछे छूट चुकी थी। जैसे जैसे हमारी कार उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ती गई, एक मोड़ पर पहुंचकर हमें एहसास हुआ कि हम लोग तो किसी शमशान घाट की तरफ आ गए हैं। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में दूर से ही हमें वो जगह दिखाई देने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां सिर्फ एक शमशान घाट नहीं था, बल्कि बिल्कुल एक जैसे कई सारे शमशान घाट आसपास बने हुए थे। मानो किसी ने एक जैसे नक्शे पर कई जगहों पर मौत की निशानियां बिछा दी हो। और तभी ठीक उसी वक्त हमारी गाड़ी उन शमशान घाटों के बीचों बीच अचानक से बंद हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे पहले भी एक बार हो चुकी थी। अब गाड़ी के चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था और कार दोबारा स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। हम सभी की धड़कनें तेज हो गई थीं। डर का माहौल गहराने लगा था। गाड़ी जैसे ही बंद हुई, कुछ ही पलों में उसके भीतर का माहौल गर्म होने लगा और उस गर्मी की वजह से मेरी छोटी भतीजी फिर से जोर जोर से रोने लगती है। उस वक्त जो माहौल था वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं लग रहा था।
उस वक्त गाड़ी के अंदर उसकी रोने की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी और उस सन्नाटे में वो आवाज और भी भयानक लग रही थी। लेकिन तभी मेरी मां हमें सख्ती से कहती है, देखो, किसी भी हालत में गाड़ी का कोई शीशा जरा सा भी नीचे मत करना। अगर इस बच्ची की रोने की आवाज बाहर शमशान घाट तक गूंज गई और अगर उस काले साए को यह पता चल गया कि हमारे साथ एक नवजात बच्ची भी है, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। फिर कोई ना कोई अनहोनी जरूर होगी। हम सब मां की बात से पहले ही घबराए हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि शांति बनाए रखें। लेकिन तभी वही हुआ जिसका डर था। अचानक से मेरी भाभी को तेज उल्टी आनी शुरू हो जाती है और फिर मजबूरी में हमें गाड़ी का एक शीशा थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि भाभी को झेलना मुश्किल हो रहा था। उन्हें तेज उल्टी के बीच गाड़ी का फाटक खोलना पड़ता है और वो वहीं नीचे जमीन पर बैठ जाती है। उसी वक्त वो नन्ही बच्ची मेरी मां के बगल वाली सीट पर लेटी हुई थी। मेरी मां ने दोनों हाथों से उसे पूरी तरह से अपनी ओर ढक रखा था, मानो उसे हर अनहोनी से बचाने की एक आखिरी कोशिश कर रही हो। लेकिन अब हम किसी बहुत ही सुनसान और वीरान सी जगह की तरफ जा रहे थे। अब मेरी मां बार बार मेरी बात दोहराते हुए भाभी से कहने लगी, जल्दी से गाड़ी के अंदर वापस आ जाओ, यहां ज्यादा देर मत रुको। लेकिन भाभी की हालत इतनी खराब थी, वो जमीन पर ही बैठी रही। इस बीच मेरी छोटी सी भतीजी जोर जोर से रोए जा रही थी। उसकी चीखती हुई मासूम आवाज उस सन्नाटे से भरे शमशान घाट में हर दिशा में गूंज रही थी। वहां इतनी खामोशी थी कि अगर किसी पेड़ की टहनी भी हल्की से हिलती तो उसकी सरसराहट भी साफ साफ सुनाई देती। हम दोनों भाई लगातार पीछे मुड़कर भाभी को ही देख रहे थे, इस डर से कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन तभी एक पल के लिए जब मेरी नजर गाड़ी के सामने की तरफ जाती है, मेरा दिल एकदम से थम जाता है। गाड़ी की हेडलाइट की मध्यम रोशनी में मुझे एक औरत दिखाई देती है। ठीक वैसे ही औरत जैसी मेरे भैया ने कुछ समय पहले गांव की पानी की टंकी के पास देखी थी। वही भयानक चाल, वही अजीब हरकतें। वो औरत शमशान घाट के पीछे से निकलकर हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने सिर से लेकर पांव तक काले कपड़े में खुद को डंग रखा था, जैसे किसी बुरके में लिपटी हो। लेकिन उसके सिर के बाल अस्त व्यस्त थे, बुरी तरह बिखरे हुए, जैसे बरसों से कंघी ना की हो। उसकी मौजूदगी और उसका चलना दोनों ही इस वीरान माहौल में किसी डरावने सपने जैसे लग रहे थे। लेकिन उस पल उसके चेहरे पर कुछ खून जैसा लाल लाल लगा हुआ था। उसका पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा बेहद सफेद और डरावना था। उस सफेद चेहरे पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें साफ नजर आ रही थीं और उन आंखों के चारों ओर गहरे काले धब्बे थे। हैरानी की बात यह थी कि रात के घने अंधेरे के बावजूद मैं ये सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो डर के मारे मेरी जीभ सुन पड़ गई। माँ, माँ, माँ। मैं जोर से चिल्लाकर सबको उस आने वाले खतरे से आगाह करना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। घबराहट में मैं धीरे से अपना एक हाथ बढ़ाकर भाई के पैर पर रखता हूं और उसे तेजी से हिलाने लगता हूं ताकि उसका ध्यान उस ओर दिला सकूं। लेकिन मेरा भाई भी लगातार भाभी की ओर ही देख रहा था, इसलिए उसे भी सामने का खौफनाक मंजर अभी तक दिखाई नहीं दिया था। माँ, 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 माँ। लेकिन जैसे ही मैं गुस्से में आकर उसके पैर की जांग पर हल्की सा काट मारता हूं, तो वो गुस्सा होकर मेरी तरफ घूरता है और मुझ पर चिल्ला पड़ता है। लेकिन उसी पल जब वह देखता है कि मैं सामने की ओर घबराया हुआ देख रहा हूं और मेरे माथे से पसीना टपक रहा है, तो उसका चेहरा भी एकदम गंभीर हो जाता है। वह भी तुरंत सामने की ओर नजर दौड़ाता है और जैसे ही उसकी नजर उस डरावनी चीज पर पड़ती है, उसके मुंह से एक बेहद भयानक और दहशत भरी चीख निकल जाती है। भैया की वो चीख सुनते ही मां भी चौंक जाती हैं और उनकी नजर भी सामने की ओर जाती है। सामने की तरफ जो नजारा था
वह इतना भयावह था कि उसे देखते ही मां को लगने लगता है कि अब हम लोग शायद जिंदा नहीं बच पाएंगे। उसी डर के मारे वो तेजी से अपनी तरफ का कार का दरवाजा खोलती हैं, बाहर निकलती हैं और गाड़ी के पीछे जाकर भाभी को तुरंत उठाकर फिर से कार में बैठा देती हैं। भाभी का दरवाजा बंद करने के बाद मां दूसरी तरफ से कार में चढ़ने के लिए पीछे से दौड़ती हैं। लेकिन तभी अचानक गाड़ी के पीछे से मां की जोरदार चीख सुनाई देती है। वो चीख इतनी डरावनी थी कि हम सबकी नजरें सामने से हटकर एक झटके में पीछे की ओर चली जाती हैं। हम घबराकर मां को आवाज देते हैं और हमारी आवाज लगाते ही उसी पल मां फटाक से आकर फिर से कार में बैठ जाती हैं। लेकिन जैसे ही मां कार में बैठती हैं और हम सब की नजर दोबारा सामने की तरफ जाती है, तो हम देखते हैं कि अब वो डरावनी औरत वहां से गायब हो चुकी है। वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि शायद हमारे सबके वापस कार में बैठते ही वो वहां से गायब हो गई, मगर हम नहीं जानते थे कि उस पल तक हमारे साथ एक ऐसी डरावनी और अनजानी घटना घट चुकी थी जिसका अंदाजा हमें तब तक बिल्कुल भी नहीं था। तभी मेरा भाई मुझसे कहता है, तू एक बार फिर से कार स्टार्ट करके देख। उनके कहने पर मैं जैसे ही पहली बार चाबी घुमाता हूं, वैसे ही कार एकदम से स्टार्ट हो जाती है। कार के स्टार्ट होते ही मैं बिना कोई देरी किए उसे तेज रफ्तार में शमशान घाट से आगे की ओर दौड़ा देता हूं। वहां से निकले हमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही हुए थे कि दूर से हमें एक हाईवे साफ साफ दिखाई देने लगता है। जिस हाईवे की हमें झलक मिली थी, उस पर उस वक्त कई गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी। जैसे ही हमारी नजर उस रास्ते पर पड़ी तो हमें ऐसा लगा जैसे अब उस डरावनी जगह और उस रहस्यमय साये से हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। हमें पहली बार एक उम्मीद दिखी थी, लेकिन हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में हमारी ये उम्मीद चकनाचूर होने वाली है। जैसे ही हम उस कच्चे रास्ते को पार करके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक मेरी भाभी के बगल में बैठी हुई मेरी मां अजीब तरह से घुर्राने लगती हैं और फिर कुछ ही पल बाद उनके चेहरे पर एक बेहद अजीब डरावनी सी मुस्कान उभर आती है। जब भाभी उनकी तरफ देखती हैं तो वो बुरी तरह घबरा जाती हैं। घबराहट में वो तुरंत हमसे कहती हैं, देखो ना, मां को अचानक क्या हो गया है। मैं तो उस वक्त गाड़ी चला रहा था, इसलिए पीछे मुड़कर ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन उनकी आवाज में जो डर था उसने माहौल को और भी भारी बना दिया। लेकिन जब मेरे भैया पीछे मुड़कर मां की तरफ देखते हैं तो एक पल के लिए उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि मां उस वक्त किसी जानवर की तरह अजीब और डरावने अंदाज में घुर्रा रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी वहशी चमक थी और घुर्राने के साथ साथ अचानक ही उनके मुंह से लार टपकने लगती है। बिल्कुल वैसी ही लार जैसी हमने उस काली डरावनी औरत के मुंह से टपकते हुए देखी थी। और फिर उस घुर्राहट के साथ साथ मां का चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगता है, मानो वो अब वही इंसान नहीं रही हों जिन्हें हम जानते थे। उनके हाथ पैरों की त्वचा अचानक से ही सिकुड़ने लगी थी, जैसे किसी सूखी हुई लाश की हो, और धीरे धीरे उनके हाथों के नाखून भी बदलने लगे, लंबे, नुकीले और खौफनाक। इतने भयानक नाखून तो मेरी मां ने जिंदगी में कभी नहीं रखे थे। देखते ही देखते उनका चेहरा भी धीरे धीरे उस डरावनी चुड़ैल जैसा हो गया था जिसे हमने पहले देखा था। और फिर एक झटके में उन्होंने मेरी भाभी की तरफ घुरकर देखा और एक अजीब, खौफनाक तरीके से जोर से हंसने लगी। ऐसी हंसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन उस वक्त उनकी वो हंसी इतनी ज्यादा डरावनी और भयानक थी कि उसे देखकर मेरी भाभी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती हैं। तभी अचानक से मेरी छोटी भतीजी भी तेज आवाज में रो पड़ती है, क्योंकि जब भी किसी छोटे बच्चे की मां कोई अजीब या असामान्य हरकत करती है तो बच्चा सबसे पहले उसका असर महसूस करता है और बिना कुछ समझे डर के मारे रोने लगता है। आपने भी शायद ये बात जरूर नोटिस की होगी। छोटे बच्चे दिन के वक्त चाहे कितने भी शांत क्यों ना हो, लेकिन रात के वक्त अक्सर ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह मेरी भतीजी भी उस वक्त हर 5 मिनट में रो रही थी, जैसे उसे बार बार किसी अनदेखे डर का एहसास हो रहा हो। और अब जब
माँ पूरी तरह से उस डरावनी औरत के रूप में बदल चुकी थी, तो उन्होंने मेरी भाभी की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ मेरी भतीजी की ओर बढ़ा दिए और बेहद डरावनी आवाज में कहने लगी। ये बच्ची मुझे दे दो, ये बच्ची मुझे दे दो। आज मैं इस बच्ची को तुम लोगों के साथ नहीं जाने दूंगी। माँ भाभी की ओर देखते हुए जब ये शब्द कहे तो उनकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। वो आवाज हमारी माँ की नहीं थी। उसमें एक अजीब भारीपन और डरावनी गूंज थी जो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। उस पल हमें पूरा यकीन हो गया था, ये हमारी माँ नहीं है, बल्कि वही भयानक साया है जो हमारी माँ का रूप धारण करके हमारी गाड़ी में हमारे साथ बैठ गया था। और तभी मुझे ये बात समझ में आने लगी कि शायद जब मेरी माँ गाड़ी के पीछे से वापस आकर सीट पर बैठ रही थी और उसी वक्त उनकी तरफ से एक अजीब चीख सुनाई दी थी, तो वही पल था जब उस डरावनी चुड़ैल ने मेरी माँ को मार डाला था और उनके शरीर को छुपाकर खुद उनकी शक्ल में हमारी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। अब जब भाभी उनके बगल में बैठी थी तो मां के उस भयानक और बदले हुए रूप को देखकर वो इतनी ज्यादा डर गईं कि पूरा शरीर कांपने लगा। उनका डर इस हद तक बढ़ चुका था कि जब वो औरत, जो अब मां के रूप में थी, उनकी गोद से मेरी भतीजी को उठाने लगी तो भाभी चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई। लेकिन उस वक्त आगे की सीट पर बैठे मेरे भैया उसे लगातार घूरते हुए बार बार चिल्ला रहे थे, तू मेरी बच्ची को कुछ नहीं कर सकती, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक बाप का उबालता हुआ गुस्सा और अपनी बच्ची को बचाने की जिद साफ झलक रही थी। लेकिन तभी वो औरत घुर्राती हुई मेरी भैया की ओर घूर कर देखती है और एक भयानक भारी आवाज में कहती है, आज तक इस गांव में जिसने भी बेटी को जन्म दिया है वो मेरी पकड़ से नहीं बच पाई और इस गांव में आई ये बच्ची अब मेरी है, सिर्फ मेरी मसानी दाई की। ये सुनते ही हमारी रूह कांप उठती है और फिर एक झटके में वो उस चलती हुई गाड़ी से मेरी भतीजी को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी का दरवाजा खोलती है और सीधे नीचे कूद जाती है। जैसे ही वो कूदती है, पीछे की सीट पर बैठी मेरी भाभी के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है। वो जोर जोर से रोने लगती है, कांपती आवाज में बार बार चिल्ला रही थी, वो मेरी बच्ची को ले गई, कोई कुछ करो, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। जैसे ही वो औरत मेरी भतीजी को लेकर चलती गाड़ी से कूदी, मैंने बिना एक पल गवाए तुरंत ब्रेक लगा दिए और कार को वहीं रोक दिया। गाड़ी रुकते ही मैं और मेरे भैया दोनों तेजी से दरवाजा खोलकर नीचे कूदे और भागते हुए पीछे की ओर दौड़े। लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे जहां वो डरावनी औरत गाड़ी से कूदी थी, वहां ना मेरी भतीजी का कोई नामो निशान था और ना ही उस भयानक साये की कोई परछाई। हमने रात के सन्नाटे में मोबाइल की हल्की रोशनी के सहारे उस पूरे इलाके को छान मारा, लेकिन तभी सड़क के किनारे झाड़ियों के पास हमारी नजर कुछ बेहद खौफनाक चीज पर पड़ी। वहां एक छोटे बच्चे की कटी हुई उंगलियां पड़ी थीं और उनके पास जमीन पर ताजा खून फैला हुआ था। उस दृश्य को देखकर हमारे कदम जैसे जम से गए और दिल दहल उठा। दरअसल वो सिर्फ उंगलियां नहीं थीं, वो तो किसी छोटे बच्चे की पूरी हथेली थी जो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी और उसके पास फैला हुआ खून। जब हमने उसे अपने हाथ से छूकर देखा तो वो खून अभी भी गर्म था। ऐसा लग रहा था मानो बस कुछ पल पहले ही वो वहां गिरा हो। ये सब देखकर मेरे भैया थर थर कांपने लगे और फिर अचानक से फूट फूट कर रोने लगे। हमारे लिए ये यकीन कर पाना
बहुत मुश्किल था कि हमारे साथ इतना भयानक हादसा हो चुका है, ऐसा हादसा जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन तभी अचानक से भैया की आंखों में एक अजीब बेचैनी सी उभर आती है। वो मेरी तरफ देखते हुए घबराई हुई आवाज में कहते हैं, अब यहाँ एक पल भी रुकना ट्यार में रुकना ठीक नहीं है। तू जल्दी चल, अपनी भाभी के पास गाड़ी में वापस जा। जो कुछ भी हमने खो दिया है, शायद उसे वापस पाना अब मुमकिन नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारी भाभी को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता। उस वक्त भाभी भी गाड़ी से उतरकर हमारी ओर ही आ रही थी। हम दोनों ने दूर से ही उन्हें आवाज लगाई, जल्दी गाड़ी में वापस जाओ। भैया तो मुझसे पहले दौड़ते हुए भाभी के पास पहुंच गए और उन्हें गाड़ी में बैठाने लगे। मैं भी तेज कदमों से गाड़ी की ओर लौट रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर सड़क के किनारे की खाई पर पड़ी। अंधेरे में कुछ पड़ा हुआ सा दिखा। एक पल को मेरे कदम थम गए। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैश लाइट जलाकर धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जैसे ही मैं खाई की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ा, पीछे से भैया की घबराई हुई आवाज आई, अरे विवेक जल्दी कर, तुझे भी क्या यहीं मरवाना है। लेकिन तभी मैं भैया की ओर देखकर इशारे में कहता हूं कि वो भी गाड़ी से उतरकर यहां आए। वो बिना कुछ पूछे तुरंत मेरी तरफ बढ़ते हैं। अब हम दोनों भाई मोबाइल की हल्की रोशनी में उस खाई के किनारे खड़े होकर नीचे झांकते हैं। जो कुछ वहां दिखता है उसे देखकर हमारी सांस जैसे थम जाती है, शरीर सुन्न पड़ जाता है और रूह तक कांप उठती है। हम दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि हम रो भी नहीं सकते थे। हमने अपने अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से कसकर दबा लिया ताकि जरा सी भी सिसकी बाहर ना निकले, क्योंकि हम जानते थे अगर उस वीरान रात के सन्नाटे में हमारी रोने की आवाज गूंज जाती तो शायद हमारा भी वही हश्र होता जो उस वक्त खाई में पड़ी मेरी मां की लाश के साथ हो रहा था। और वहीं ठीक उसी लाश के पास वो वही डरावनी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें अब सीधे हमें घूर रही थीं। वो अब मेरी मां के शरीर पर ऐसे झुकी हुई थी जैसे कोई भूखा दरिंदा अपने शिकार पर टूट पड़ा हो। उसने मां के पेट को नोच नोच कर ऐसा चीर दिया था कि खून चारों ओर बिखरा पड़ा था। और मां का चेहरा, वो तो इतना बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था कि अगर कोई अनजान वहां होता तो वो शायद पहचान ही नहीं पाता कि ये किसी की मां थी, हमारी मां थी। उस पल हमारी हालत क्या थी, ये कोई और समझ ही नहीं सकता। एक बेटे के लिए अपनी मां को इस हालत में देखना, वो भी जिंदा नहीं बल्कि ऐसे मांस का लोथड़ा बनते हुए, हमारी रूह तक को तोड़ गया था। लेकिन ये सब यही नहीं रुका। हमारी आंखों के सामने ही वो भयावह चुड़ैल मां का कलेजा तक निकाल चुकी थी और अब वो उस कलेजे को अपने सड़े हुए दांतों से चबा चबा कर खा रही थी, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की पिशाचनी हो। लेकिन उस वक्त उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। उसका चेहरा दूसरी ओर मुड़ा हुआ था और पीठ हमारी तरफ। शायद यही वजह थी कि उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि हम दोनों भाई उसकी बिल्कुल पीछे खड़े हैं, सांसें थामे, कांपते हुए। तभी भैया ने मेरी तरफ देखा और बेहद धीमे इशारे में कहा, चुपचाप निकल चल। मैंने उनकी आंखों में देखा और उसी पल मुझे भी सब समझ आ गया। मां अब हमारे बीच नहीं थी। हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन अब मैं किसी और को नहीं खो सकता था, ना अपने भैया को और ना ही भाभी को। उस डरावनी रात में, उस वहशी सन्नाटे के बीच हमारी आंखों में आंसू थे, दिल में मातम और पैरों में बस एक ही हौसला, किसी भी तरह इस नर्क से बाहर निकलने का। इसीलिए हम दोनों भाई बिना कोई आवाज किए दबे कदमों से वहां से लौट आए। किसी तरह खुद को संभालते हुए गाड़ी तक पहुंचे और भाभी को साथ लेकर तुरंत वहां से निकल पड़े। हमारी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन पैर थमे नहीं। जैसे ही हम लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर निकलकर हाईवे पर पहुंचे, तो बस उस चलती हुई गाड़ी में
उस रात हम तीनों फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा लग रहा जैसे हमारे आंसुओं का कोई अंत नहीं। हमारा दिल, हमारी रूह, सब कुछ उस रात टूट चुका था, क्योंकि एक ही पल में हमने अपनी मां को खो दिया था, और उसके साथ उस मासूम सी नन्ही जान को भी, जो अभी इस दुनिया में ठीक से खुली आंखों से देख भी नहीं पाई थी। वो दर्द, वो चीख, वो खालीपन, उसे हम तीनों के सिवा और कोई कभी नहीं समझ सकता। उस दिन हम तीनों उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी में बैठे बस रोते ही जा रहे थे। हर आंसू के साथ दिल का बोझ और भारी होता जा रहा था। लेकिन तभी अचानक ही एक तेज धमाके की आवाज होती है। गाड़ी का आगे वाला टायर फट चुका था। अगले ही पल तेज रफ्तार में दौड़ती गाड़ी अपना संतुलन खो बैठती है और सीधे जाकर हाईवे के डिवाइडर से टकरा जाती है। वो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक झटका हमें पूरी तरह झकझोर देता है। भैया के सिर पर जोरदार चोट लगती है। उनका सिर फट चुका था और खून बहना शुरू हो गया था। हम बुरी तरह घबरा गए, लेकिन शुक्र था कि चोट गंभीर होने के बावजूद भैया बेहोश नहीं हुए। उनका चेहरा दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। उस वक्त हम समझ चुके थे, हमारी तकदीर एक के बाद एक जख्म दे रही थी, और अभी ये सिलसिला शायद थमा नहीं था। जैसे ही हमारी गाड़ी जोर से डिवाइडर से टकराई, एक भयानक झटका, सब कुछ हिला गया। भाभी पीछे की सीट पर बैठी रोती जा रही थी, लेकिन अब उनके आंसू डर से ज्यादा थे। वो लगातार कांपती आवाज में बोल रही थी, वो हमें नहीं छोड़ेगी, आज वो हम तीनों को भी मार डालेगी, वो यही खत्म कर देगी हमें। उनकी हर बात दिल में एक और डर का साया छोड़ रही थी। लेकिन वो हादसा किसी सुनसान जगह पर नहीं, एक हाईवे पर हुआ था। उस वक्त उस हाईवे से कई गाड़ियां गुजर रही थीं, और जैसे ही लोगों ने हमारी बुरी तरह टकराई गाड़ी देखी, तो कई वाहन वहां रुक गए। कुछ लोग दौड़कर हमारे पास आए। किसी ने मदद के लिए दरवाजा खोला, किसी ने भैया की हालत देखी, और कुछ लोग तुरंत फोन निकालकर एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने लगे। हमारी जिंदगी उस पल मौत के साए में थी, लेकिन शायद किस्मत ने हमें थोड़ी राहत देने के लिए कुछ अजनबी फरिश्ते भेज दिए थे। लेकिन जब उन लोगों ने हमें इस तरह रोते और टूटी हालत में देखा, तो उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार तुम तो इतने जवान हो, तुम्हें अपने भैया भाभी को संभालना चाहिए, उल्टा तुम ही इस तरह रो रहे हो। शुक्र मनाओ भगवान का, उसका आशीर्वाद था जो इतने भयानक एक्सीडेंट में तुम सब बच गए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भीड़ में मौजूद कई और लोग भी यही दोहराने लगे, भगवान का शुक्र है भाई तुम बच गए, कितनी बड़ी कृपा है ऊपर वाले की। लेकिन उस पल मेरा सब्र टूट गया। मैंने आंसू भरी आंखों से उस अधेड़ आदमी की तरफ देखा और फपड़ा, भगवान? कौन सा भगवान? अगर वाकई कोई भगवान होता तो आज मेरी मां जिंदा होती। वो मासूम सी नन्ही जान जो अभी इस दुनिया में ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी, वो जिंदा होती। मैं कांपती आवाज में गुस्से और दर्द से थर्राता हुआ बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे उस डरावनी चुड़ैल ने मेरी मां के शरीर को फाड़ दिया, कैसे उसका खून पी रही थी वो, कैसे उसके कलेजे को चबा रही थी। मैं जोर जोर से रोने लगा और वहां खड़ी भीड़ अचानक खामोश हो गई। एक सन्नाटा सा छा गया। तभी भीड़ में से एक औरत मेरे करीब आई। उसकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा थी। वो धीरे से बोली, भाई आप किस जगह की बात कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है आप लोगों के साथ? उसके सवाल पर मेरी रुंधी हुई आवाज में मैंने कहना शुरू किया, आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए, वो सब जो हमारे साथ हुआ, शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी। और फिर वहीं खड़े उन अजनबियों के बीच मैंने वो भयावह कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। तभी मेरे मुंह से वो पूरी कहानी सुनने के बाद वो औरत हाईवे के उस पार उसी गांव की ओर इशारा करते हुए
मुझसे पूछती है, क्या तुम लोग उसी गांव की तरफ से लौट रहे हो? क्या यही सब कुछ उसी गांव में हुआ था? मैं चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कहता हूं। मेरी बात सुनते ही उस औरत के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगती है। वो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, आज तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम तीनों बचकर यहां तक आ गए। सच कहूं तो भगवान ही तुम्हारे साथ था, तभी तुम लोग उस भयानक एक्सीडेंट से भी बच गए, वरना वो तो वहां से पीछा करते करते इस जगह तक आ गई थी तुम्हारी जान लेने के लिए। इतना कहकर वो औरत एक गहरी सांस लेती है और फिर बताती है, मैं पास के सहारनपुर की रहने वाली हूं और जिस गांव से तुम लोग आ रहे हो वो कभी मेरी बुआ का गांव हुआ करता था, लेकिन उन्होंने वो गांव अपनी शादी के बाद हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ये सुनते ही मैं और मेरा भाई दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसे और भी सवाल पूछने लगते हैं। हम दोनों भाई उस औरत से घबरा कर पूछने लगते हैं, आखिर उस गांव में ऐसा क्या है? और वो डरावना साया कौन था जो अब तक हमारा पीछा कर रहा था? तभी वो औरत और उसके साथ खड़ा उसका पति गंभीर आवाज में हमसे कहते हैं, आप लोग बिना देर किए हमारी गाड़ी में बैठिए, अपनी गाड़ी को यहीं छोड़ दीजिए, बाद में आकर ले लेना। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग जल्दी से अस्पताल पहुंचो। कम से कम अपनी नहीं तो इस भाभी के बारे में तो सोचो। इसकी डिलीवरी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसे में इतना भयानक हादसा इसकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर वो दोनों बिना एक पल गवाए हमें अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। रास्ते में गाड़ी चलते वक्त वो औरत हमें उस गांव के बारे में और उस डरावने साये की सच्चाई बताने लगती है। जैसे जैसे हम उसकी बातें सुनते जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होते जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और डर ऐसा लगता है मानो सांसें रुक जाएं। उस वक्त हमें सच में एहसास होता है कि हम कितने बड़े खतरे से बाल बाल बचे हैं, लेकिन साथ ही दिल में एक टीस भी उठ रही थी, एक पछतावा कि हम अपनी मां और उस छोटी सी बच्ची को उस भयानक जगह में हमेशा के लिए छोड़ आए। उस औरत ने बताया कि वो गांव सदियों पुराना है और वहां एक खौफनाक परंपरा चलती आ रही है। उस गांव में कोई भी बच्ची जन्म नहीं लेती, क्योंकि इतिहास में जब ये गांव किसी जागीरदार की मिल्कियत हुआ करता था, उसी समय से वहां कुछ ऐसा हुआ था। उस औरत ने आगे जो बताया वो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि उस गांव में एक जमाने में एक बेहद क्रूर और हवस का प्यासा जागीरदार रहता था। उसकी एक हर अमानवीय शर्त थी। गांव की हर लड़की को शादी से पहले एक पूरा महीना उसकी हवेली में बिताना होता था। उस एक महीने में वो जागीरदार उन मासूम लड़कियों के साथ जो करता था, उसे जुबान पर लाना भी मुश्किल है। धीरे धीरे गांव के लोग इस घिनौनी परंपरा को चुपचाप स्वीकार करते गए। मजबूरी और डर के आगे उन्होंने अपनी बेटियों को उस हैवान के हवाले करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर गांव के कुछ लोगों के मन में एक खौफनाक विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर इस गांव में कोई बेटी जन्म ही नहीं लेगी तो इस कलंक से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और वहीं से शुरू हुई एक दहला देने वाली रिवायत। गांव में जब भी किसी घर में लड़की पैदा होती तो उसके माँ बाप, रिश्तेदार सब मिलकर उसके जन्म लेते ही उसका गला घोंट देते। फिर जागीरदार से झूठ बोलते कि बच्ची तो पैदा होते ही मर गई थी। धीरे धीरे ये कुप्रथा इस कदर फैल गई कि ये गांव ऐसा बन गया जहां बेटी का जन्म होना ही अभिशाप समझा जाने लगा। और ये पाप, ये हत्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते उस गांव की आत्मा को ही श्रापित कर गया। उस औरत की बातें सुनकर हम समझ गए कि वो डरावना साया, वो आत्मा दरअसल उन ही अनगिनत मासूम बच्चियों की चीखें थीं, जिन्हें जन्म लेते ही इस दुनिया से छीन लिया गया था।
और शायद आज भी वो अपनी अधूरी जिंदगी का हिसाब मांग रही थी। लेकिन कोई भी माँ बाप अपनी ही मासूम बच्ची को अपने हाथों से मार नहीं सकता था। इसी वजह से गांव वालों ने ये भयानक जिम्मेदारी गांव की उस दाई मां को सौंप दी थी, जो सालों से महिलाओं के प्रसव का काम करती आ रही थी। जैसे ही किसी घर में लड़की जन्म लेती, वो दाई मां उसे उठाकर सीधे गांव के शमशान घाट की ओर चली जाती। वहां वो बच्ची की सांसें छीन लेती और उसी वक्त उसे चुपचाप दफना देती, ताकि जागीरदार के आदमियों को जरा भी भनक ना लगे कि बच्ची को कहां ले जाया गया। तुम्हारे पीछे जो काला साया पड़ा था, वो किसी और की नहीं, उसी दाई मां की भटकती हुई आत्मा थी। जब शुरुआत में उस दाई मां को नवजात बच्चियों को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब उसका दिल बहुत दुखी होता था। उसे उन मासूमों पर दया आती थी, लेकिन समय के साथ ये क्रूरता उसके लिए एक नशा बन गई। अब उसे उन नन्ही जानों को मारने में अजीब सा आनंद मिलने लगा था। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, एक दिन उसकी मौत भी हो गई। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो आज भी उसी गांव में भटक रही है। कहा जाता है कि अगर उस गांव में कोई लड़की जन्म ले लेती है, तो वो दाई मां की भटकती आत्मा कभी ना कभी मौका पाकर उसे मार देती है। इसी डर से गांव के लोग आज भी अपनी बेटियों को वहां नहीं लाते। अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाती है, तो वे उसे गांव से बहुत दूर भेज देते हैं, हमेशा के लिए। लेकिन आज जब उस दाई मां की आत्मा ने गांव से गुजरती एक गाड़ी को देखा जिसमें एक नन्ही सी नवजात बच्ची थी, तो उसका पुराना पागलपन फिर से जाग उठा। वो उसी पल उस बच्ची के पीछे पड़ गई। अपने उसी वहशी जुनून को पूरा करने के लिए उसने तुम्हारी मासूम बच्ची को मारने की कोशिश की। लेकिन तभी बीच में तुम्हारी मां आ गई और उसे बचाने की कोशिश की। यही वजह थी कि उस आत्मा ने तुम्हारी मां को भी नहीं छोड़ा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब हालत यह हो गई थी कि जब गांव के लोग बेटियों को जन्म के बाद गांव में लाना ही छोड़ चुके थे, तो उस आत्मा को सिर्फ बच्चियों का नहीं, इंसानी खून का प्यास लग चुका था। वो अब सिर्फ नवजात लड़कियों को नहीं, बल्कि जो भी इंसान उसे रात के सन्नाटे में अकेला मिलता, वो उसका भी शिकार बना लेती। और जब वो किसी को मारती, तो कई दिनों तक ना तो उसकी लाश मिलती, ना ही उसका कोई पता चलता। गांव वालों और पीड़ितों के घर वालों के लिए बस रह जाती थी एक अनसुलझी रहस्य और डर की कहानी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी शमशान घाट की ओर लोगों को एक लाश मिली, पूरी तरह से कटी फटी, और इतना भयावह हाल था कि उसके शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची थी। वो लाश वहीं शमशान के एक कोने में पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से निचोड़कर फेंक दिया हो। इस खौफनाक घटना के बाद गांव के कई लोग डर के मारे वहां से हमेशा के लिए चले गए। उन्हीं लोगों में मेरी बुआ भी थी। मेरी बुआ की बातें उस वक्त मुझे एक डरावनी कहानी जैसी लगी थीं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ी और हमें मजबूरी में उस पुराने गांव लौटना पड़ा, तब मुझे एहसास हुआ कि वो सब कुछ सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। हम रात के वक्त गांव पहुंचे थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। बिजली भी शायद कई दिनों से नहीं आई थी, क्योंकि पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी पुराने खून की गंध हो। हम जैसे ही अपने पुराने घर में पहुंचे, मेरी मां ने दरवाजा खोलते ही दरवाजों पर हल्दी और नीम की टहनियां बांध दी। उन्होंने कहा कि भले ही लोग इसे अंधविश्वास समझें, लेकिन यहां सब कुछ बचाव से शुरू होता है। मेरी छोटी बहन, जो अब सिर्फ 7 महीने की थी, बार बार रो रही थी और उसकी रोने की आवाज जैसे उस सन्नाटे में गूंज रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। रात के करीब 2 बजे अचानक हमारे घर की छत से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं और पिताजी टॉर्च लेकर ऊपर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धूल, जाले और एक कोने में पड़ी टूटी झूले की रस्सी जो अपने आप हिल रही थी। लेकिन जब हम नीचे लौटे
तो मां की चीख सुनाई दी। हम भागकर अंदर आए तो देखा कि मां जमीन पर बेसुध पड़ी थी और मेरी बहन झूले में नहीं थी। हमारी जान हलक में आ गई। पिताजी तुरंत बाहर दौड़े और तब हमें वो दिखी। घर के पिछवाड़े एक अंधेरे कोने में एक साया झुका हुआ था और उसकी बाहों में हमारी बच्ची थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके झुकते चेहरे से कुछ टपक रहा था, खून। पिताजी ने उसे ललकारा, तू जो भी है हमारी बेटी को छोड़ दे। वो साया धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ और जब उसने अपना चेहरा हमारी ओर घुमाया तो वो कोई और नहीं, वही दाई मां थी। पर अब वो वैसी बूढ़ी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा जवान और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी थीं। हम ही जानते हैं कि उस रात हमने अपनी जान कैसे बचाई। उसके बाद हमने वापस उस गांव में कदम नहीं रखा। अब वो आत्मा पूरी तरह इंसानों के खून की प्यासी बन चुकी है। कहा जो इंसानी खून पीती है उतनी ही तेजी से उसकी जवानी लौटती है और वो हर कत्ल के साथ और भी ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा जवान होती जा रही है। ये सब सुनते ही मैंने भैया भाभी की तरफ देखा। उनकी आंखों में कभी ना खत्म होने वाला दुख था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप महसूस कर पाए उस डर को, उस खौफ को जो उस गांव की हर हवा में घुला हुआ है? क्या आप भी सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर कभी गलती से भी उस रास्ते पर निकल गए तो क्या आप भी उस दाई मां की प्यासी आत्मा का अगला शिकार बन सकते हैं? अगर कहानी ने आपको डराया, रोमांचित किया या दिल में कुछ अजीब सा एहसास जगाया तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसी ही डरावनी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और अंधेरे से बचकर रहिए।